पिछले लेक्चर में हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़ ली थी, थर्मोप्लास्टिक पढ़ ली थी, सॉरी। इस लेक्चर में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़ने वाले हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल्स में सबसे पहले जो आता है वो है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड PF या फिर बेकेलाइट के नाम से इसे जाना जाता है, बेकेलाइट। ठीक है, तो पेपर में ज़्यादातर बेकेलाइट लिख के आता है क्योंकि फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से पहचान हो जाती है कि इसके मोनोमर कौन कौन से। जैसे इसका नाम है फिनॉल, तो इसका एक मोनोमर होता है फिनॉल, दूसरा होता है फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे नाम है PF, वैसे ही दूसरा मोनोमर होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। इन दोनों के, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। और जब n मोला फिनॉल प्लस n मोला फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो ये बेकेलाइट बन जाता है। बेकेलाइट का ये फार्मूला है, स्ट्रक्चर। ये समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, मैं एक बना देता हूँ दूसरा अच्छे से, तो ये आपको याद करने में भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेंजीन बनाते हैं। जैसे एक बेंजीन रिंग, ऊपर OH लगा दिया, OH ये। ठीक है, सिमिलरली दूसरी बेंजीन रिंग, OH लगाया ऊपर। ये पहचानने को आएगा, कैसे भी लिख के आ जाए आप पहचान पाओ इसे। अच्छा, तीन का जोड़ा ले रहा हूँ, OH ऊपर लगाया। ठीक है, तो ये फिनॉल हो गया। सिमिलरली एक बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर नीचे लिया और नीचे साइड अपोजिट में OH लगाया। ऐसे ही फिनॉल लिए, मतलब तीन नीचे ले लिए, तीन ऊपर ले लिए OH, और एक ये रहा OH। ऐसे यहाँ पे OH। अब क्या करेंगे, इसको आपस में CH2, यहाँ पे CH2 होगा, CH यहाँ लिखते नहीं बन रहा, CH2 से जोड़ देंगे। सिमिलरली इसको आपस में CH2 से जोड़ देंगे। सिमिलरली इनको आपस में CH2 से जोड़ देंगे। ये यहाँ से जुड़ेगा किनारे से, ये सॉरी यहाँ से, हाँ। इसके बाद इनको आपस में CH2 से जोड़ेंगे, दोनों को भी CH2 से, इन दोनों को CH2 से, इन दोनों को। और ये तो पता है ना, यहाँ आर्थो मेटा पैरा ऐसे करके डबल बॉन्ड होंगे तीनों में। तो ये और ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल। ये तो बेंजीन में होता ही, फिनॉल में होता ही है। तो ये आपस में जुड़ेंगे। वैसे ही सिमिलरली यहाँ से ये नीचे से आपस में जुड़ेंगे CH2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे H2। अब इसके n मोल जब बन जाएंगे तो हम ऐसे एक ब्रैकेट बना के n मोल्स इसके ले लेते हैं, n मोल्स, और यहाँ पे किनारे पे n लिख देते हैं। मेरी जगह नहीं बच रही है तो यहाँ पे n लिखे दे रहा हूँ मैं, आगे ना हो के ये यहाँ पीछे होता है n। ठीक है, तो ये था जो मैंने बनाया था। तो वो चाहे उसको याद कर लेना, चाहे ये याद कर लेना जो ये बना हुआ। सिमिलरली वैसे ही बना हुआ है ये भी, बस इसमें तीन फिनॉल लेकर के रिएक्ट कराया गया है और पिछले वाले में 6 थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बेकेलाइट के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। तो बेकेलाइट इज स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड होता है और डायमेंशनली स्टेबल होता है। इट इज़ रेजिस्टेंट ऑफ हीट, केमिकल एंड सॉल्वेंट। तो किसका रेजिस्टेंस होता है, हीट रेजिस्टेंट, केमिकल्स का रेजिस्टेंट और सॉल्वेंट का रेजिस्टेंट होता है। सॉरी, हीट रेजिस्टेंट होता है और केमिकल्स से रेजिस्ट होता है और सॉल्वेंट से रेजिस्ट होता है। उसके बाद होता है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कौन कौन सी चीज़ों में यूज होता है बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स,
handle and knobs for utensils and applications, और पेंट एंड एडहेसिव्स, और लेबोरेटरी सेट्स, और थर्मल इंसुलेटर, इन सब चीज़ों पे यूज़ किया जाता है। इसके यूज़ और ये मोनोमर यूज़ दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछ सकता, कुछ भी आता है, आप तो जानते ही हो IAS में कुछ भी पूछता है। उसके बाद होता है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर में हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन द्वारा ये भी बनेगा, जितने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं वो सारे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनेंगे। किसके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है? तो ये बनता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डाइहाइड्रिक एल्कोहल, इन दोनों के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनेगा। तो अगर हम N+1 मोल, 1 मोल ज़्यादा, जितने N+1 मोल डाइहाइड्रोक्सिलिक एसिड ले, यहाँ पे ROH का होल्ड, ISR की जगह में कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, चाहे मिथाइल हो जाए चाहे एथाइल हो जाए। ऐसे ही R- की जगह में भी एथाइल मिथाइल कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। R और ये R- की जगह में बस R और R- क्यों लिखा है? क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, हो भी सकते हैं सेम, लेकिन ये दिखाया गया है कि सेम ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ROH का होल ट्वाइस, और N मोल ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड R-COOH का होल ट्वाइस, इनको मिलाने से बनता है। और ये चीज़ याद करने वाली बात है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें 2N मोल वाटर निकल जाता है। तो ये होता है फार्मूला OH, फिर अंडर ब्रैकेट R, जो पहला ग्रुप है, डाइहाइड्रोक्सिल एल्कोहल के साथ में जो एल्काइल ग्रुप है, चाहे मिथाइल हो या फिर एथाइल हो, कुछ भी हो, डबल बॉन्ड के साथ ROOC, फिर R-COO, ये जो है N टाइम्स पूरा, फिर ROH, R- जो है वो एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद दे देता है कि प्रॉपर्टी लिखी है पॉलिस्टर की, तो पॉलिस्टर है गुड रेजिस्टेंस ऑफ हीट एंड केमिकल और हीट का गुड रेजिस्टेंस होता है पॉलिस्टर में। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है पॉलिस्टर का, ये देख लेते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, हेलमेट और पेंट्स में, और बॉर्डर फॉर ग्लास फाइबर्स, और ज्वाइनिंग एंड रिपेयर वर्क के लिए ये यूज़ किया जाता है पॉलिस्टर। चलिए अगला है मेलामाइन। मेलामाइन क्या होता है? मेलामाइन जो होता है वो कंडेंसेशन ऑफ यूरिया से बनता है। तो इट इज़ ऑब्टेन बाय कंडेंसेशन ऑफ यूरिया को मेलामाइन बोलते हैं। तो मेलामाइन पॉलीमर जो होता है यूरिया के कंडेंसेशन से बनता है, और विथ फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब इसका कंडेंसेशन फॉर्मेल्डिहाइड के प्रेजेंस में जब कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में यूरिया का, तो बनता है मेलामाइन। तो ये एन पार्ट्स आप लिए गए हैं यूरिया के, NH, N और N, ये 3 साइड में N होते हैं अल्टरनेट क्रम में, और यहाँ पे NH2 होता है, पर इसमें NH दिखाया गया, मैं बता रहा हूँ अभी, रुको। मेलामाइन, एक सेकंड रुकना। ये होता है इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ऐसा होता है। ये यहाँ पे N होगा, फिर इसके बाद
यहाँ पे n होगा, इसके बाद अल्टरनेट क्रम में n होता है, सॉरी ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे n दे देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, इसमें NH2 लगाना पड़ जाएगा ना, और फिर उसके बाद यहाँ पे n हो जाएगा, इसे छोड़ देंगे और इसे छोड़ देंगे और यहाँ पे n दे देंगे, ये ऐसे होता है। अब इसके बाद यहाँ एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इधर यहाँ पे और इधर, सॉरी ये यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, समझ रहे हैं? सही नहीं बनाना, सेकंड रुको मैं सही बनाता हूँ। ये n यहाँ का कार्बन रिप्लेस हो जाता है बेंजीन में, बेंजाइल ग्रुप का, और एक नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ का कार्बन रिप्लेस हो जाएगा और एक नाइट्रोजन इस जगह पे आ जाता है, और ये वैसे ही बनेगा। अब डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में होते हैं ना, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे NH2 लग जाता है, H2, और इधर NH2 होता है और इधर NH2 होता है। ये होता है यूरिया का फार्मूला, ठीक है, इससे बनता है, इसका मोनोमर ये यहाँ पे बना हुआ है, मोनोमर, ठीक है। यहाँ से ये यूरिया का फार्मूला है, इसके बाद ये मोनोमर है। अब ये क्या होता है कि इसका पॉलीमराइजेशन होता है n पार्ट लेकर के, जब इसका n पार्ट लेकर के पॉलीमराइजेशन होगा, तो ये जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है ये सब रिलीज़ हो जाती है और यहाँ पे एक्टिव साइट बन जाते हैं हर जगह, और ऊपर वाले में CH2 और CH2 फॉर्मेल्डिहाइड से जो फॉर्मेल्डिहाइड HCHO होता है, तो यहाँ से CH2 ये पार्ट और यहाँ से H और ये O वाटर निकल जाता है। यहाँ से दो H थे इस पे, और एक ये ऑक्सीजन लास्ट में फॉर्मेल्डिहाइड का, क्या हाँ लिखा है मैंने, ये ऑक्सीजन और ये CH2 और ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो NH2 था, NH2 था, तो ये NH2 के दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिल करके क्या बना लेते हैं, H2O, ये बाई प्रोडक्ट निकल गया, और ये CH2 यहाँ पे जुड़ गया, दूसरे साइड भी एक CH2 जुड़ गया, ठीक है। तो ये एक्टिव साइट फुल हो जाती हैं, ऐसे ही ये यूनिट बार बार रिपीट होती है और पॉलीमर बन जाता है। यहाँ भी एक CH2 जुड़ जाएगा, यहाँ भी एक CH2 जुड़ जाएगा, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ भी एक CH2 और यहाँ ऊपर भी एक CH2 जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, ये एक्टिव साइड इधर खाली रहेंगे दोनों साइड में, फिर दूसरा रिपीटिंग यूनिट आएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा, एक दूसरा रिपीटिंग यूनिट आके यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ऐसे करके जुड़ते चले जाएंगे, पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। अब मेलामाइन हैज़ हाई रेजिस्टेंट टू केमिकल हीट एंड मॉइस्चर। हाई रेजिस्टेंट टू केमिकल होता है, हीट के लिए हाई रेजिस्टेंट होता है और मॉइस्चर के लिए हाई रेजिस्टेंट होता है। इट इज़ आल्सो हार्ड, स्क्रैच फ्री एंड इट हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस पर गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती थी, अब तक जितने बड़े थे वो इलेक्ट्रिकली कहते हैं रेजिस्टेंट थे, तो हाई गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसका यूज़ हम करेंगे कहाँ, यूज़ जो होता है इसका वो होता है सरफेस कोटिंग में, पेंट्स में, क्रॉकरी आइटम्स में, और डोर, प्लग, स्विचेस में और बटन्स में।
जो है वो मेलामाइन यूज़ होता है। और इसके बाद आता है अगला इपॉक्सी। इपॉक्सीज क्या होते हैं? इपॉक्सी ऑब्टेन बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इपीक्लोरोहाइड्रिन एंड पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो इपॉक्सी जो होता है वो बनता है इपीक्लोरोहाइड्रिन से और पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड से। तो इन दोनों को मिला के बनाती है, ये है हाइड्रोक्सिल कंपाउंड CH2। ये जब डबल वो ऐसे जुड़ा होता है तो उसे हाइड्रोक्सिल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेंजाइल ग्रुप और कार्बन, दो टाइप से फिनॉल और दो टाइप से CH2। तो ये होता है इपी इपीक्लोरोहाइड्रिन। ठीक है, ये होता है इपीक्लोरोहाइड्रिन और ये होता है हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाएंगे और पॉलीमराइजेशन होगा। तो कुछ नहीं है, देखो ये OH हट रहा है तो यहाँ से H हट रहा है, यहाँ से H हट रहा है, दोनों साइड से सिर्फ H हट रहा है। और ये ऑक्सीजन नहीं हटेगा, ये O हटेगा। और यहाँ पे क्या क्या जुड़ रहा है देख लेते हैं एक बार। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, सिंपली क्या हो रहा है कि ये दो हाइड्रोजन जो हैं, एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इधर से, ये निकल रहे हैं दो क्लोरीन के साथ में, क्योंकि इसका 1 मोल और इसके 2 मोल दिए गए हैं। तो यहाँ से 2 क्लोरीन निकलेंगे और यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन के साथ। तो बाई प्रोडक्ट HCl के 2 मोल निकल रहे हैं पर हर बार। ठीक है, और बाकी क्या हो रहा है देख लो एक बार सही से। हाइड्रोजन निकल गए तो ये इतना बचा और ये इधर से इतना पार्ट बचा पूरा इसका ऑक्सीजन के साथ में, इधर भी ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, तो दोनों साथ से इतना पार्ट बचा। अब क्या होगा कि इसका पूरा मॉलिक्यूल आके यहाँ पे जो Cl हटा था वहाँ से ऑक्सीजन के साथ में पूरा वैसे ही जुड़ गया एक पार्ट। देखना सही से जो मैं बता रहा हूँ, रोक के पॉज करके देखना। और दूसरा एक मॉलिक्यूल इधर से आया और उसने यहाँ का ये जो इपॉक्सी के साथ डबल बॉन्डेड था, सिंगल बॉन्ड O के साथ जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर था, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर छोड़ करके ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो गया और यहाँ पे आके जुड़ गया और ये CH2 पे एक एक्टिव साइट बन गई। उस CH2 के एक्टिव साइट से ये इसका एक मॉलिक्यूल और जुड़ा, ये देखो ये CH2 का एक्टिव साइट बना, लेकिन उसका एक मॉलिक्यूल कब जुड़ेगा? जब ये खुद को रिपीट करेगा। तो यहाँ एक एक्टिव साइट बन गया। अब ये एक्टिव साइट जो है वो अगली बार के लिए अगले मोनोमर के लिए एक्टिव साइट बन गया है। अब ये जब रिपीट होगा तो फिर इसके साथ ये एक्टिव साइट फिर से जुड़ जाएगा और अगला फिर से सेम रिपीटिशन होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे ही है ना समझ। इसका 1 मोल लिया, इसके 2 मोल लिए, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, और इसके 2 मोल थे तो ये क्लोरीन हटे, तो बाई प्रोडक्ट HCl निकल गया। अब इसके बाद ये ऑक्सीजन जो एक्टिव साइट बना रहा था उसके साथ ये पूरा मॉलिक्यूल एक बार Cl हटा था, तो यहाँ पे एक एक्टिव साइट था, यहाँ पे था, दोनों के दोनों जाके मिलके जुड़े, तो ये यहाँ पे पहुँचे। और दूसरी बार क्या हुआ, इधर से जो हाइड्रोजन हटा था उसमें यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन का, और ये डबल बॉन्ड नहीं, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हटा और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के, और ये ऑक्सीजन
ये CH2 फ्री हो गया, फ्री रेडिकल बन गया, यहाँ पे एक एक्टिव साइड बन गई मतलब। और ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, इसको माइनस मिला, इसको पॉजिटिव मिला, और इस माइनस ने यहाँ से एक डबल बॉन्ड बना लिया, ये माइनस ख़त्म हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना रहा, ऑक्सीजन में माइनस था, दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, ठीक है। और ये रिपीटिशन इस यूनिट का जब होगा तब ये बॉन्ड बनेगा। ये बस इतना ही है इस रिएक्शन में। उसके बाद क्या होता है, इपॉक्सी आर ट्रांसपेरेंट थ्रू मटेरियल एंड केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और टफ मटेरियल होते हैं और केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं। दे आर यूज्ड इन इंसुलेटिंग मटेरियल्स इन कार्बन बॉक्स जॉइनिंग फॉर कार्बन एंड ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। तो इनको हम इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे, कार्बन बॉक्स में। जॉइनिंग फॉर केबल इन ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर में जो केबल जुड़ती है वहाँ पे कार्बन बॉक्स के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में कार्बन बॉक्स जॉइनिंग फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। दे आर यूज्ड एज एडहेसिव फॉर जॉइनिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, एडहेसिव की तरह यूज होता है क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। बस जल्दी से मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ प्लास्टिक देख लेते हैं। तो मैकेनिकल बिहेवियर में मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस एबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्लास्टिक का। डायमेंशनल स्टेबिलिटी एंड वाटर इफेक्ट, तो वाटर इफेक्ट का मतलब होता है द प्लास्टिक आर पुअर डायमेंशनली स्टेबल होता है, दे आर ससेप्टिबल टू वेदर कंडीशन, ठीक है। दैट इज दे लूज कलर rigidity thereby destroying when exposed to continuous sunlight। उसके बाद अगला है इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेंथ। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या होता है, तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ लो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होती है कुछ फर्दर रिड्यूस्ड व्हेन मटेरियल सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर, पहले से ही लो होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है वो मटेरियल सॉफ्ट होता है और कम हो जाती है, ठीक है। हार्डनेस लोअर हार्डनेस होती है देन मेटल्स एंड सिरेमिक्स, मेटल और सिरेमिक की तुलना में लोअर हार्डनेस होती है। फटीग स्ट्रेंथ, दे हैव पुअर रेजिस्टेंस टू फटीग फेल्योर। टीयर स्ट्रेंथ, टीयर का मतलब होता है काटने के लिए जो हम कैंची से काटते हैं ना, तो उसे टीयरिंग बोलते हैं। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ मतलब काटने पे कितना रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, मतलब खुद के कटने का कितना अपोज करता है, तो उसे टीयर स्ट्रेंथ बोलते हैं। टीयर स्ट्रेंथ की परिभाषा डेफिनेशन लिखी हुई है, टीयर स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ रजिस्टिंग टीयरिंग रजिस्ट टू टीयरिंग, ठीक है। प्लास्टिक फिल्म हैव मॉडरेट टीयर स्ट्रेंथ एंड कॉमनली यूज्ड फॉर पैकेजिंग। और इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिक हैव लो इलास्टिसिटी बट दे हैव डिस्प्ले लीनियर इलास्टिसिटी। सर्विस बिहेवियर, प्लास्टिक डेवलप crack in the region of localized stress concentration, they fail due to formation and propagation of cracks, ठीक है। उसके बाद अगला है फ्रैक्चर मोड। तो क्या होता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर हार्ड एंड रिजिड होते हैं, दे फेल इन ब्रिटल मोड, हाउएवर थर्मोप्लास्टिक फेल इन डक्टाइल ब्रिटल ट्रांजिशन मोड। तो ये समझ में आ गया होगा।
थर्मोसेटिंग जो होता है हार्ड होता है, इसलिए रिजिड स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए वो ब्रिटल मोड में ब्रिटल मैनर से फेल होता है। जबकि थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसमें इलास्टिसिटी होती है, जिसकी वजह से डक्टाइल ट्रांजिशन मोड से फेल होता है। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर इंसुलेशन, इंसुलेटर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद कंपाउंडिंग मटेरियल क्या होते हैं? कंपाउंडिंग मटेरियल जो होते हैं वो पॉलीमर में ऐड किए जाते हैं उनकी कॉस्ट को घटाने के लिए और कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। द कंपाउंडिंग मटेरियल्स विच आर जनरली एडेड, जो वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। बाइंडर क्या होते हैं? द मेन पर्पज ऑफ बाइंडर इज टू होल्ड अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लास्टिक टुगेदर। द बाइंडर में भी सिंथेटिक या फिर नेचुरल रेजिन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रेजिन यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टिक इटसेल्फ कैन कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मतलब कौन सा रेजिन यूज हुआ है उसके हिसाब से प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बांट सकते हैं। उसमें प्रॉपर्टीज़ जो आती हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा या थर्मोप्लास्टिक होगा, ये रेजिन के द्वारा पता चल जाता है। और उसके बाद होता है फिलर्स। फिलर क्या होता है? फिलर आर एड टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इन्हेंस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। हार्डनेस और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए फिलर्स का यूज़ किया जाता है। दे में भी फाइबर सच एज ग्लास एंड एस्बेस्टॉस फाइबर, या फिर नॉन फाइबरस टाइप सच एज क्ले एंड कार्बन ब्लॉक्स। द proportion of filler added can be as high as 50% of plastic। उसके बाद है फिलर्स का अगला उसके फिलर्स के बाद है प्लास्टिसायर्स। तो प्लास्टिसायर्स क्या होता है? ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्लास्टिक के ही तरह नाम है, इसलिए इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है। तो प्लास्टिसायर्स क्या होते हैं? प्लास्टिसायर्स होते हैं मटेरियल विथ लो मॉलिकुलर वेट, अप्रॉक्सीमेटली 300 होता है इसका मॉलिकुलर वेट, आर ब्लेंडेड विथ पॉलीमर एज plasticizers. The plasticizers are added to improve flexibility and processing capacity of the plastic by helping to reduce temperature and pressure needed for मोल्डिंग के लिए जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम प्लास्टिक मटेरियल के साथ में इसको ब्लेंड करते हैं। ब्लेंडेड मतलब क्या होता है? पाउडर बनाते हैं पहले, उसके बाद इन दोनों को हम हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं प्लास्टिक के साथ में प्लास्टिसायर्स को, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है और पॉलीमराइजेशन के लिए प्रेशर भी जो चाहिए वो भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। प्लास्टिसायर्स should be added in small quantity as it also reduces the chemical resistance and tensile strength। स्मॉल क्वांटिटी में हम प्लास्टिसायर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं पॉलीमर के साथ में, क्योंकि इसकी प्रेजेंस से क्या होता है कि केमिकल रेजिस्टेंस जो होता है पॉलीमर का और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों रिड्यूस होती है, इसलिए इसकी अमाउंट कम ही होती है, ठीक है। और अगला है प्लास्टिसायर्स एंड इपॉक्सीज आर जनरली एडेड इन प्लास्टिसायर्स। पॉलिस्टर और जो इपॉक्सी होते हैं
उनको हम प्लास्टिसर्स की तरह यूज़ करते हैं। और जो प्लास्टिसर्स होते हैं इनकी मैक्सिमम परसेंटेज जो होती है पॉलीमर में वो 60% तक हो सकती है। उसके बाद होता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है? इट इज़ combining the two or more distinct polymer granulars to form new product with different characteristics। मतलब इसमें ब्लेंडिंग में हम दो या दो से अधिक पॉलीमर को जोड़ते हैं एक साथ, जिसकी वजह से इस पॉलीमर की जो कैरेक्टरिस्टिक आते हैं वो दोनों से अलग होते हैं। उसके बाद होता है stabilizers. These are agents to minimize the harmful effect of heat, sunlight, and ozone. Barium, cadmium laterate with lead are added as stabilizers। ठीक है, ये थोड़ी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा इसका। स्टेबलाइजर्स जो होते हैं ये ऐड किए जाते हैं पॉलीमर में। हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ हीट, सनलाइट एंड ओजोन का जो पॉलीमर में इफ़ेक्ट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए ऐड किए जाते हैं। बेरियम कैडमियम ल्यूरेट जो होता है, बेरियम कैडमियम ल्यूरेट जो होते हैं एंड वाइट लेड जो इनको हम स्टेबलाइजर्स की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कलरिंग एजेंट। द पिगमेंट एडेड टू गिव द डिजायर्ड कलर टू प्लास्टिक, जिंक ऑक्साइड, वाइट लेड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड आर कॉमनली यूज्ड पिगमेंट्स। ठीक है, कलरिंग एजेंट क्या होते हैं? जो कलर देते हैं पॉलीमर्स को या फिर प्लास्टिक को। जिंक ऑक्साइड हो गया, वाइट लेड हो गया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, इनको हम कलरिंग एजेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये लेक्चर यहीं तक था।